Assalamu alaikum dear students. I am Dastagir, lecturer of chemistry. I hope all of you are doing really good. Dear students, chapter number 3 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं डैट इज़ अबाउट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। लेक्चर नंबर है 17। ठीक है, अब ज़रा आपने फोकस करना है पॉइंट पे। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। दो इसमें टर्म्स आ रही हैं, हमने इनको जो है एक्सप्लेन करना है। क्लियर जी, इनकी हमने तशरीह करनी है। लो जी, सबसे पहले तो विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है, वो क्या होती है उसकी मदद से हम इसको करेंगे। PV 1/3 m number of molecules of gas and c bar square यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर जी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1। हमने कहा था कि अगर मैं 2 ऊपर और 2 से नीचे ये ऐड कर दूं इस इक्वेशन में और ये वैसे ही है, तो हमारी इक्वेशन जो है में कोई फ़र्क नहीं आएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन फिर यही बन जाएगी। ठीक है, अब 3 को इधर लेके जाऊंगा, 2 को इधर लेके जाऊंगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2/3 1/2 m mass ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर गैस, और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी c स्क्वायर बार। क्लियर जी। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन बन रही है ना, ये अब देखें PV 2/3 1 m मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये जो चीज़ है ये बेसिकली है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्या है जी 2/3, और यहाँ पे जो Nm है इसको इधर लेके आने लगाऊँ, n इधर लेके आने लगाऊँ, और अगर मैं गैस 1 मोल लूँ तो ये हो जाएगा 1 मोल में जो पार्टिकल होते हैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो इसलिए जो आपका n है ये किसके इक्वल हो जाएगा। जब हम 1 मोल गैस लेंगे तो ये Na के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आ गया जी 1/2 m c स्क्वायर बार। क्लियर जी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये बेसिकली क्या है, दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन। अब हमने इसका लिंक देखना है किसके साथ जी, जनरल गैस इक्वेशन के साथ। आइडियल गैस इक्वेशन वो हमारे पास क्या होती है PVnRT। हमें पता है कि हमने जो गैस है वो 1 मोल ली है, तो यहाँ पे N1 अगर मैं पुट करूँगा तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा PVRT। ये आ गई इक्वेशन 2 और ये आ गई 3। अब 3 का और 2 का आपस में इसको हम 2 कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 3। 2 का और 3 का आपस में रिलेशन देखें कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है। तो जो इक्वल है एक जैसे ही है PV उसको रहने देते हैं, जो इक्वल नहीं है उसको हम लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2/3 Na काइनेटिक एनर्जी एंड RT। हमने जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, हमने इस इक्वेशन में एक जनरल गैस इक्वेशन की हेल्प ली है। चूंकि इसमें टेम्परेचर का भी जिक्र है तो हमने जनरल गैस इक्वेशन ली, काइनेटिक गैस इक्वेशन और जनरल गैस। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्यों, क्योंकि इससे काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी और
आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन, उससे हमें टेम्परेचर मिल जाएगा। तो इस तरह से दो चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करना है इसमें। तो अब यहाँ पे देखें कि हमें ये चाहिए, तो पहले तो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3RT, तो यहाँ पे रह जाएगा 2Na काइनेटिक एनर्जी। अब हमें ये चीज़ चाहिए, तो ये 2Na नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 2NaRT। अब आपको पता है कि 3 जो है 3/2 ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये सारा फैक्टर क्या है जी, आर आइडियल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। और हमने 1 मोल गैस लिया तो वो भी कांस्टेंट है। तो जो चीज़ बची वो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो इस होता क्या है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का जो है वो साइन होता है, उसको हम जब ख़त्म करते हैं तो इक्वालिटी और साथ कांस्टेंट आता है। जब उसको रिवर्स करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है वो दोबारा आ जाता है। तो ये कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका लिंक इसके साथ क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि इसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर जी, उसका रिलेशन। तो इस तरह से जो है वो हमने देखा कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अब गैसेस में, लिक्विड्स में और सॉलिड्स में टेम्परेचर की क्या रीज़न होती है। गैसेस में जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ गैसेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वजह से। आपको पता है कि जो गैसेस होते हैं उसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं और वो आपस में टकराते रहते हैं, ठीक है, और दीवारों के साथ भी वो कोलाइजन करते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं, दीवारों के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो इस तरह से वो आपस में टकराते रहते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वजह से। इस तरह से जो लिक्विड्स होते हैं वो भी एवरेज ट्रांसलेशनल जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनमें टेम्परेचर होता है। और जो सॉलिड्स होते हैं उनमें वाइब्रेशनल मोशन की वजह से टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हम क्या करें कि टेम्परेचर, अब जो मूवमेंट है इनकी, मूवमेंट पार्टिकल्स की, जिस तरह से ये मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर, ठीक है, रैंडम मोशन मूव कर, इनकी जो हरकत है, हरकत है, वो हम किस तरह से रोक सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर जो है वो इतना कर दें कि इनकी जो मूवमेंट है वो रुक जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन, ऐसा टेम्परेचर, हम इतना टेम्परेचर हासिल कर लें कि इनकी जो मोलेकुलर मोशन है वो सीज हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। और वो टेम्परेचर कौन सा होगा, वो होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या आता है, -273.16, या इसको हम कहते हैं 0 केल्विन, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर 0 कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन ऐसा जो पॉसिबल है वो नहीं है, क्योंकि ये कूल्डेस्ट टेम्परेचर है और इसको अटेन करना इंतहाई डिफ़िकल्ट है। इसीलिए कभी भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो, ना ये टेम्परेचर इतना हासिल हो, ना काइनेटिक एनर्जी 0 हो, और ना ही जो आपके पास मोलेकुलर मोशन है वो सीज हो, ठीक है। अब तक जो लैब में टेम्परेचर अटेन किया गया है वो कितना है, 10⁻⁻5 केल्विन, ये मिनिमम टेम्परेचर अब तक लैब में अटेन हुआ है, ठीक है। अब हम फिनोमिना पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है वो काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफ़र होती है। आपको पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो आपस में टकराते रहते हैं, वो आपस में टकराते रहते हैं, उनकी जो मोशन होती है वो क्या होती है,
वो दीवारों के साथ भी वो टकराव करते हैं, उनकी जो मोशन होती है। अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है, उनका टेम्परेचर होता है। तो जब हम किसी बॉडी को उसके एक सिरे को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, हॉट बॉडी है हमारे पास, उसको हॉट टेम्परेचर देकर हम गर्म करेंगे। तो जो हॉट बॉडी का पार्ट होगा, जो कूल्ड बॉडी का पार्ट होगा, उसकी तरफ हीट क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। क्योंकि जो मालिक्यूल्स होते हैं, जो आपके पास गैस के क्या होते हैं, मालिक्यूल्स जो होते हैं वो कोलाइड करते हैं, कोलिजन जिसको कहते हैं, टकराव। तो टकराते टकराते वो क्या करते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी को ना, जो ठंडे दूसरे अदर मालिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी वो क्या करते हैं, वो टकराने से उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये सिस्टम में, ये तब तक होता रहता है जब तक सारे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म नहीं हो जाता सारे, ठीक है, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म नहीं हो जाता। ये तब तक कोलाइड करते करते हॉटर बॉडी के हॉटर पार्ट से, ठीक है, कूल्डर पार्ट की तरफ जो है वो कोलिजन की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ठीक। ये बेसिकली नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन हम अगर रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र की बात करें तो वो नेचुरल फिनोमिना नहीं होता, ठीक है। उसमें कंटिन्यूसली हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, असिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम जो बॉडी होती है उसको हम कूल्ड करते हैं। लेकिन नेचुरल फिनोमिना में क्या होता है कि हमेशा गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ पार्टिकल जो गर्म हिस्सा होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और वो आपस में टकराते रहते हैं। जब वो ठंडे पार्टिकल से जाकर टकराव करते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं ठंडे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तब तक ये फिनोमिना, ये प्रोसेस जारी रहता है जब तक पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा नहीं हो जाता, ठीक है, होमोजीनियस टेम्परेचर नहीं हो जाता, यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं हो जाते, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये था अबाउट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो लेक्चर नंबर 18 में टॉपिक डिस्कस करना है वो है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।